नमस्कार दोस्तों। आज हम गॉस थ्योरम को डिस्कस करेंगे और साथ में गॉसियन सरफेस को भी। पहले मैं आपको गॉस थ्योरम के बारे में बताता हूँ। गॉस थ्योरम होती क्या है? गॉस थ्योरम क्या होती है कि हमारा ये जो सरफेस है क्लोज सरफेस है, इसके अंदर जो चार्ज है और तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इस चार्ज का वन अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स मल्टीप्लाइज होगा। वन अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स मल्टीप्लाइज होगा, उसी हम गॉस थ्योरम कहते हैं। तो कितना बाउंड चार्ज है ये बात जरूरी देखनी है कि भाई कितना घिरा हुआ चार्ज है हमारा। इट इज स्टेटस दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस वन अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस ने कितने चार्ज को इनक्लोज किया है उसे हम गॉस थ्योरम कहते हैं। गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसकी एप्लीकेशन से आगे हम बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस कैसे लेना चाहिए इसके नेक्स्ट पेज पे हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम गॉस थ्योरम को प्रूव करते हैं। लेट कर लिया हमारा कोई पॉइंट चार्ज क्यों है, चार्ज है जो यहाँ पे रखा हुआ है सेंटर ओ पे। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फाइंड आउट करना है हमें किसी भी पॉइंट पे। तो हमने एक हाइपोथेटिकली एक इमेजिनरी स्पेरिकल सिमेट्रिकली सरफेस खींचा जिसे हम गॉसियन सरफेस कहेंगे, जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जिसे हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड हर एक पॉइंट पे। ठीक है, तो जो हमारा एरिया वेक्टर ds है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो जीरो होगा। हमें यही बात हमारी नोट करनी है कि इन दोनों की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। इन दोनों के बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एस इज, किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। जो ये फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा हर एक पॉइंट पर। तो इस स्मॉल एरिया की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लक्स प्रोड्यूस हुआ है E/ds, तो इनके बीच एंगल कितना है, 0 है। तो ADS cos 0 हो जाएगा ADS। तो हमें ये बात नोट करनी है कि हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, ई को किस तरीके से बाहर निकालना है इंटीग्रेशन के अंदर से। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, हम इसे छोटे छोटे एयर वेक्टर फॉर्म में मान सकते हैं, तो सभी को समेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन d फाई इज टू क्लोज इंटीग्रेशन इंटू ds, ई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन इंटू ds। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, ये किस चीज़ को नोटिस करता है, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। इस तरीके छोटे छोटे करके मानेंगे हम इसको, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करेंगे। इस वजह से हमने कंप्लीट टोटल से एरिया लिया है। इंटीग्रेशन का मीन्स क्या होता है, समेशन ऑफ द ऑल पॉसिबल कंपोनेंट्स होता है। तो फाइव इज टू क्या जाएगा, इसकी वैल्यू 4πr² पुटअप की, r² से r² कैंसिल, 4π से 4πr कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो जाएगा तो ये Q/ε0 बचेगा हमारे पास। और ये हमारी गॉस थ्योरम का प्रूफ है। तो इसमें कुछ बात ध्यान देने योग्य है। तो गॉस थ्योरम किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड है। यदि क्लोज सरफेस में जो नेट चार्ज है 0 होगा तो हमारा फ्लक्स भी 0 होगा। हमने लेट कर लिया कि जो मीडियम है उसकी जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन है। मीडियम की परमिटिविटी क्या है दोस्तों, एप्सिलॉन है। तो फाई इंटू ds क्या होगा, Q/ε होगा। और एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है K/ε0 होती है। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुटअप किया। आगे हम दोस्तों डिस्कस करते हैं गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हमें गॉसियन सरफेस को लेना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले गॉसियन सरफेस के बारे में देखते होता क्या है। गॉसियन सरफेस हाइपोथेटिकली सरफेस एनक्लोज ए चार्ज इस कार्ड, तो किसी भी चार्ज को घेरे रखता है उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो चार्ज इनक्लोज इन ए नेट सरफेस, हमने कुछ एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझाया है। तो गॉसियन सरफेस क्या बता हमने, यानी हाइपोथेटिकली क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस ऑफ दैट चार्ज, उस चार्ज का गॉसियन सरफेस होगा। हमारे पास ये कोई क्लोज सरफेसेस में चार्ज को घेरे रखा है। तो टोटल चार्ज क्या हुआ, 3Q पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। तो जो नेट चार्ज है 2Q है, तो हमारा फ्लक्स क्या होगा 2Q/ε0। यहाँ पे जो नेट चार्ज है 2Q है, तो फाई इज टू 2Q/ε0। यहाँ पे प्लस का Q पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव N Q चार्ज है तो नेगेटिव 10Q चार्ज हुआ, तो फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, 10Q/ε0 होगा। यहाँ पे नेट चार्ज क्या है 0 है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। तो यदि किसी गॉसियन सरफेस के अंदर जो बाउंड चार्ज है या किसी पोलराइजेशन के कारण चार्ज प्रोड्यूस हुआ है उसे भी हमें इन्वॉल्व करना होगा। कैसे, हमारे पास ये पॉजिटिव रोड है, हमने किसी ऑब्जेक्ट के पास ला, तो ये पॉजिटिव रोड क्या करेगी, इसमें से नेगेटिव चार्ज को पोलराइज कर देगी।
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। एक सरफेस ये बन गया, एक सरफेस ये बन गया। इस सरफेस के कारण पॉजिटिव फ्लक्स होगा, इस सरफेस के कारण नेगेटिव फ्लक्स होगा। वो क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, इसके कारण माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन टोटल चार्ज अभी क्या है, जीरो है क्लोज सरफेस के अंदर, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सिमेट्री के कारण सरफेस, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होना चाहिए, ई की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, और इन दोनों के बीच जो एंगल है वो जीरो होना चाहिए। दूसरी बात, इस बात को भी नोट करना चाहिए कि भाई ई और डी एस एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। स्फेरिकल सिमेट्री में क्या होता है कि सेंटर पे जो चार्ज रखा रहता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, रेडियली होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगी, हमारी जो सिमेट्री होगी स्फेरिकल सिमेट्री होगी। इस केस को हम देख सकते हैं कि भाई जब हमारे सेंटर पे कोई चार्ज रखा हो और उसमें जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बने होते हैं इस तरीके से, तो उसमें सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल सिमेट्री होगा गॉसियन सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल है, अर्थात किसी वायर के केस में, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वो सिलिंड्रिकल सिमेट्री होगा, कोएक्सियल सिमेट्री होगा। किसी भी वायर के केस में इस तरीके से हमारा गॉसियन सरफेस होगा। तीसरा, किसी भी प्लेन या सरफेस सीट के केस में जो हमारी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो वह सिमेट्री प्लेनर सिमेट्री होती है। कोई भी चार्जड सरफेस सीट ले लो, उसके केस में हमारा गॉसियन सरफेस सिमेट्री होगा या सिमेट्री होगा। इस तरीके से केस देख सकते हो। मैं कोई एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। अभी यही पेपर ले लेता हूँ मैं। इस पेपर के केस में देखो, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके बीचों बीच जाएगा, आर पार हो जाएगा। मैं पेपर की वो मैं आर पार नहीं करूँगा, इस तरीके से जाएगा, एक बॉक्स की तरह है ये, इसकी वजह से इसमें आर पार हो जाएगा, वो हमारा प्लेनर सिमेट्री केस होगा। आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। आगे हम डिस्कस करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ फॉर ए गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के लिए कूलम्ब्स लॉ को हमें प्रूफ करेंगे गॉस थ्योरम से। हमने ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और दूसरा चार्ज क्यू नोट यहाँ पे रखा हुआ है, इनके कारण हमें जो फोर्स लग रही है इनके बीच में वो फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे क्यू के कारण, और वो भी गॉस थ्योरम से। तो इसके हम लेट करते हैं कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो स्फेरिकल है, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड होगा, इन दोनों के बीच एंगल भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसके कारण, इस एरिया के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डी फाई इजिकल्स टू ई इंटू डी एस, इजिकल्स टू ई इंटू डी एस को जीरो। को जीरो, तो क्या आ जाएगा, ई इंटू डी एस हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इजिकल्स टू इंटू डी एस। तो इसमें से ई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो फाई इंटू डी एस बचेगा। तो फाई इजिकल्स टू क्या, इंटू 4/r स्क्वायर। तो गॉस थ्योरम को यूज करेंगे। फाई की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू पुटअप करके हमें ई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ई की वैल्यू क्या जाएगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जो फोर्स होगा वो कितना होगा, क्या होता है, क्यू नॉट ई। ई की वैल्यू हम यहाँ से पुटअप कर देंगे, तो क्या जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्यू आर स्क्वायर, क्यू अपॉन क्यू नॉट आर स्क्वायर। तो ये हमारा कूलम्ब लॉ को प्रूफ हुआ। तो गॉस थ्योरम जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को डिपेंड करती है, इस तरह कूलम्ब लॉ भी डिपेंड करता था। तो गॉस थ्योरम किसी भी फील्ड के लिए एप्लीकेबल है अगर वो इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। ओके दोस्तों, नमस्कार। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय।